नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इमरजेंसी इन आयुर्वेदा। तो जिसको हम लोग बोलेंगे आशुकारी या आत्यायिक उपचार। तो ऐसा बोला जाता है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेदिक उपचारों में रिजल्ट बहुत स्लो आता है, या आयुर्वेद में तुरंत कोई भी इमरजेंसी में करने वाला कोई चिकित्सा नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में है। और ये जन सामान्य में तो है ये, लेकिन ज्ञानी वैद्य लोगों के दिमाग में भी ये बहुत जगह रहता है कि आयुर्वेद में तो कोई भी इमरजेंसी का इलाज नहीं है। तो आयुर्वेद में तो सब कुछ है। और हमें मालूम है कि कुछ कुछ कथाएं मैं बताता हूँ। जब लक्ष्मण जी को शक्तिपात लगा था, मेघनाथ ने उनको शक्तिपात से मारा था, तो वो बेहोश हो गए थे और वो आईसीयू में, जैसे कोमा में रहते लोग वैसे अवस्था में थे। तो उसके लिए वहां के जो सुषेण वैद्य थे, उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप द्रोणगिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी लेके आइए और उसका नस्य देंगे तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी जो थे वो इमरजेंसी में उड़ के गए वहां पे। बहुत फास्ट थे वो, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। ऐसा हनुमान जी इतना फास्ट गए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जितना लाइट का स्पीड होता है उतने स्पीड से गए। और वहां जब गए तो, क्योंकि रावण भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, तो रावण को भी सब आयुर्वेद आता था। तो अगर वो संजीवनी बूटी अगर रावण को पता चल जाता तो वो अपने सारे दैत्य लोगों को वो जिंदा कर देता। तो इसीलिए उन्होंने बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ होके हुए भी उन्होंने रावण से बचाने के लिए कि वो गलत हाथों में न जाए, उन्होंने पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लिया और वो लेके आए उत्तराखंड से। और यहाँ पर लक्ष्मण जी को फिर जब नस्य दिया गया तो वो ठीक हो गए। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हुई थी, उस टाइम पर भी हुई थी। इसी तरह से महाभारत काल में एक बार क्या हुआ कि दुर्योधन ने क्या किया, ये लोगों को, सारे पांडव लोगों को लेके गए और उनको भीम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो भीम को जहर वाला खीर खिला दिया और उनको नदी में फेंक दिया। तो नदी में फेंकने के बाद क्या हुआ कि वहां जब भीम नदी के अंदर गए तो वहां पे सांपों ने काट दिया। तो जहर ही जहर की दवाई होती है, और भीम ठीक हो गए, जहर एंटीडोट मिल गया उनको और वो फिर आ गए। तो ये भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही हुई थी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कहानी के रूप में हमें बताई गई हैं, लेकिन ये इसके पीछे साइंस है, सब कुछ साइंस है। तो आयुर्वेद में भी बहुत कुछ है, लेकिन बीच में क्या हुआ, मध्यकालीन भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए, क्योंकि भारत का जो नॉलेज था, भारत में जो सोना था, गोल्ड था, वैभव था, उससे लोगों को प्रॉब्लम होती थी। और हमारे जो युद्ध करने वाले लोग थे, उनका कुछ मर्यादा थी कि क्षत्रिय लोग ही केवल युद्ध कर सकते हैं।
ब्राह्मण लोगों को धन संपत्ति या हथियार उठाने का अधिकार नहीं था। दूसरी जातियों को कुछ नहीं था। जो लड़ेंगे क्षत्रिय लोग ही लड़ेंगे। तो उसके वजह से जब वो लोग आते थे, मुस्लिम आक्रमणकारी या कोई भी लोग आते थे बाहर से, मुगल वगैरह, तो वो लोग, और यहाँ पे नियम था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक लड़ना है, रात में सूर्यास्त के बाद लड़ना नहीं है। तो लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए ये कोई नियम नहीं था, वो रात को भी अटैक कर लेते थे। तो इसके वजह से देश गुलाम होता गया और आयुर्वेद का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसका भी एक कहानी है, आप लोगों को मालूम होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया था, तो उसने खिलजिया सल्तनत की स्थापना की थी पूरे भारत में। तो एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया, तो उसका इलाज ही नहीं हो रहा था। तो उसने अरब से भी हकीम लोग को बुलाया और बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वो मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उसको किसी ने बताया कि आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े चिकित्सक हैं भारत में, और नालंदा यूनिवर्सिटी के जो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं वो आपको ठीक कर देंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये हिंदू लोग जो है वो आयुर्वेद में गोमूत्र और क्या क्या यूज करते हैं, मतलब इस्लाम में मना किया गया है गोमूत्र वगैरह, तो हम नहीं इसका यूज करेंगे। तो जो वैद्य को लाया गया तो उन्होंने बीमारी को पकड़ लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको क्या इलाज होना चाहिए, उन्होंने पूरा डायग्नोसिस कर लिया। और उस टाइम पे इतना परफेक्ट डायग्नोसिस होता था। लेकिन अभी दवाई कैसे खिलाए, क्योंकि उनको आयुर्वेदिक दवाई नहीं चाहिए थी, मुस्लिम थे वो, लेकिन उनको दवाई देना जरूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो गए और उन्होंने एक कुरान ला के दिया कि आप सर ये मतलब बादशाह जी आप ये कुरान पढ़िए। और और उनको मालूम था कि वो ना थूक लगा के कुरान जब भी पढ़ते हैं तो उल्टे साइड से पढ़ते हैं। जैसे हम लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आगे से पलटते जाते हैं पेपर पेज, और हम पढ़ते जाते हैं। कुरान को पीछे से पलट करा जाता है। तो वो जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो थूक लगा के पेपर को टच कर देते और पलटते जा रहे थे उल्टे साइड से। तो उन्होंने कहा कि आप कुरान पूरा पढ़ेंगे, पूरे आयतें पढ़ेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। वैसे ही हुआ। वो एक एक पलटे पलटते जाते थे, सारे आयतें पढ़े और वो ठीक हो गए। तो उनको लगा कि अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया, मैं इतना शुद्ध हूं, मैं ठीक हो गया। लेकिन वो जो वैद्य थे वो विद्वान होके भी मूर्ख थे। उनको अपना सीक्रेट क्यों बताना है, अगर वो ठीक हो गए तो ठीक हो गए। उनको बोलना चाहिए था हाँ आप ठीक हो गए, जीवन दान। उन्होंने अपना, जो हम लोग में रहता है ना, कि अपना तारीफ करवाना है सामने से बादशाह से कि हमें कोई प्राइज मिलेगा। तो उसने बता दिया बादशाह को कि वो जो कुरान का जो हमने कॉपी दिया था उसमें ही दवाई लगा हुआ था। तो जैसे जैसे आप पलट रहे थे पेज, वो आपके जीभ से सबलिंगुअली दवाई जा रहा था और उसके वजह से आप ठीक हो गए। तो ये उसको बहुत ईगो हर्ट हुआ। वो अलाउद्दीन खिलजी था, पूरे हिंदू लोगों को उसने मतलब हरा के, और वो इतना बड़ा, उसको इतना इंसल्ट फील हुआ कि ये डॉक्टर होके मुझ पे उसने चीटिंग किया। तो उसने क्या किया, गुस्से में उसका गला काट दिया, उसी टाइम पे काट दिया। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहां गांधार में थी, वो तो पहले से उड़ा दिए थे। तक्षशिला और विक्रमशिला जो बिहार में यूनिवर्सिटी थी, उसको आग लगा दिया उन्होंने कि इन लोगों ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, इन्होंने कुछ तो गोमूत्र वाला चीज हमें पिला दिया है। पूरा आग लगा दिया। और 27 डेज तक लाइब्रेरी जली थी, इतने किताबें थी हमारी, आयुर्वेद की, मैथमेटिक्स की, ज्योतिष की, सारी किताबें जला दी। 27 डेज तक किताब जला। तो ये वो वैद्य की गलती है कि अपने आप को प्राइज दिलवाने के लिए उसने सब बात बता दिया, सीक्रेट नहीं बताया। किसी का जान बचा रहे हैं तो चरक संहिता में बोला है जुगुप्सा चिकित्सा करो। हम छुप के कोई भी चीज दे सकते हैं, लेकिन क्यों तारीफ सुनना है कि बादशाह, और वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन राजा है, वो हमको क्यों अच्छा करेगा। तो पूरा, और उसने जितने भी लोग पढ़ते थे, लाखों लोग वहां पे जो पढ़ते थे, सबका कत्ल कर दिया वहां पे। तो इसके वजह से आयुर्वेद की बहुत सारी किताबें जल गई हैं। और बाद में मुस्लिम लोगों ने, जो मतलब औरंगजेब वगैरह जब शासन हुआ, उन लोगों ने नियम बना दिया कि आयुर्वेद का या हिंदू धर्म का कोई भी किताब नहीं पढ़ा जाएगा, बैन लगा दिया। तो उसके वजह से क्या हुआ कि, और गुरुकुल पद्धति भी नष्ट किया गया। उसके वजह से क्या हुआ कि किताबें जो थी हमारी चरक संहिता वगैरह, वो कुछ कुछ वैद्य लोगों के पास थी, बाकी तो जला दिया जाता था, देखते ही जला देते थे। तो बाद में जब स्वतंत्रता मिला हमको, तो यादव जी त्रिविक्रम जी आचार्य जी थे, उन्होंने जो चरक संहिता के कुछ कुछ भाग थे अलग अलग जगह, उसको लिए और सॉरी, उसको लिए और उसको संग्रहित करके आज हम जो टीका पढ़ते हैं, वो हमें थोड़ा भाग ही मिला है चरक संहिता का। सुश्रुत संहिता भी थोड़ा ही है।
और इसके बीच में दृढ़बल जी ने चरक संहिता को संपूरित किया था और उन्होंने कुछ अध्याय लिखे थे, लेकिन बहुत सारे अटैक में हमारे नष्ट हो गए। काश्यप संहिता हमारे पास थोड़ा ही है, हमारे पास बहुत कम है, तब भी आयुर्वेद चल रहा है क्योंकि शाश्वत है। लेकिन हमारा अगर देखा जाए तो 99% जो आयुर्वेद की किताबें थी वो जला दी गई है। मुस्लिम आक्रांताओं या जो भी आए थे, हूण आए थे और अंग्रेज आए थे, फ्रेंच लोग आए थे, पोर्तुगीज आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, इंडिया को लूटते गए। और उस टाइम पे ऐसा था कि क्षत्रिय लोग ही लड़ सकते हैं, जो समाज की व्यवस्था थी वो भी खराब थी, और द्वेष था आपस में कि इसको लड़ाओ उसको लड़ाओ, हमको थोड़ा धन मिल जाएगा, लालच भी था और ईर्ष्या भी थी एक दूसरे से। तो मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि आयुर्वेद में इमरजेंसी सब चिकित्सा थी, हमारे पास आज नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं था, आयुर्वेद में सब कुछ है। अब मैं आप लोगों को कुछ वैद्य लोग जो है उनके कुछ टिप्स बताऊंगा जो घरगुती है, मतलब घरेलू उपचार है, जिससे हम लोग इमरजेंसी में भी ट्रीटमेंट दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत उपयोगी रहती हैं। जैसे कि अगर किसी को अजीर्ण हो गया है, खाया पिया पचा नहीं है, रात को लेट नाइट खाए और नींद पूरा नहीं हुआ, और बहुत अपच हो गया है, अजीर्ण हो गया है, खट्टी डकार आ रही है, तो उसमें इमरजेंसी क्या कर सकते हैं, तो अजवाइन और नमक उसको चबा चबा के खाना है, या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण को तक्र में मिलाकर पीना है, और तक्र में थोड़ा सोडा डाल के पीना है, या गर्म पानी में नींबू का शरबत डाल के बना के थोड़ा कम चीनी डाल के वो पीना है, और वेट करना है, लंघन करना है, तो उससे अजीर्ण का जो इमरजेंसी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, अर्धांगवाद के पेशेंट आते हैं। तो अगर किसी को पैरालिटिक अटैक आए तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मूल कारण देखना चाहिए। हमारे पास आईसीयू नहीं है, लेकिन हमारे पास ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि पेशेंट को डायबिटीज है क्या, हाइपर हाइपरटेंशन है क्या, कॉन्स्टिपेशन है क्या, वो स्ट्रेस है क्या, जैसा कंडीशन हमें दिखे उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना चाहिए। अगर बहुत अटैक आया, पैरालिटिक अटैक आया है, तो उसमें अगर पॉसिबल हो तो तुरंत ही बस्ती देना चाहिए। नीरू बस्ती दे दिया तो तुरंत ही उसका अटैक का प्रेशर है वो कम हो जाता है। और एरंड तेल का चपाती जो रहता है, रोटी जो रहता है, रोटी बनाते टाइम आटा गूंथते टाइम एरंड तेल डाल के वो दे, और जटामांसी का चूर्ण का काढ़ा दें, तो तुरंत ही पेशेंट को बोलने में सुधार होने लगता है। और बाद में आईसीयू मैनेजमेंट करना है वो करते रहे, लेकिन ये सब करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। इसी तरह से किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है, बहुत ज्यादा जल रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी जैसा मन हो रहा है, या फिर इतना कंठ दाह, उरो दाह, फिर सब जगह जलन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या करना है कि जो ये खील जो होता है जो दिवाली में हम लोग खाते हैं, उसको खील को पानी में भिगो के या पीस के, मिक्सी में पीस के पानी में भिगो के वो खाए, या उसी तरह का जवारी का जो खील आता है जिसको हम मराठी में लाहिया बोलते हैं, या राजगीरा का जो उसी तरह से बनाया हुआ प्रोसेस किया हुआ जो खील होता है उसको खाए, या जो गेरू का मिट्टी होता है, गैरिक, उसको थोड़ा सा चबा चबा के खाए, या फिर मैंगो का ट्री तो सब जगह होता है, या जामुन का ट्री कहीं पर भी मिलेगा, तो जामुन के पत्ते जो रहते हैं, कोमल कोमल पत्ते, या आम के जो पत्ते रहते हैं, उसको चबा चबा के खाएं। इमिजिएटली इमरजेंसी की कंडीशन में हाइपर एसिडिटी ठीक हो जाता है। इसी तरह से किसी किसी को अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर या डिओडिनल अल्सर, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, खाना खाने के पहले होता है, किसी को खाने के बाद होता है, जिसको हम परिणाम शूल बोलते हैं। ऐसे इमरजेंसी में क्या किया करें, तो सोडा ले, थोड़ा सा सोडा पिला दे, या शंखवटी दे, या शंख भस्म दे, या अजवाइन हींग और नींबू इसको थोड़ा थोड़ा दें, तो अल्सर का जो पेन है वो कम हो जाता है। अल्सर में कभी भी सेकना नहीं चाहिए, और कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, यही उत्तम इलाज है। अल्सर में पित्त का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो सोडा है वो अल्कली है, और शंख भस्म भी अल्कली है, अजवाइन हींग नींबू ये क्या करते हैं, दीपन पाचन करते हैं, तो जो भी साम पित्त है उसका पाचन कर देते हैं। इमरजेंसी में पेशेंट को तुरंत फायदा होता है। इसी तरह से आम वात के पेशेंट हमारे पास आते हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस के, और इतना सीवियर पेन हो रहा है, इतना सीवियर पेन हो रहा है, तो क्या करें, तो गर्म पानी में शुंठी डालकर उसको पीने के लिए देना है, गर्म पानी में शुंठी डाल के। उसी तरह से जो बच्चा होता है उसको क्या करना है कि जहां पर पेन हो रहा है, बच्चा का जो चूर्ण है उसको वहां पे घसना है, वो उद्वर्तन करना है जहां जहां पेन हो रहा है,
उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या जो ग्रीन टी का अर्क होता है वो एक भाग, और कोई भी तेल, ये 4 भाग लेकर जहां पर पेन हो रहा है उस भाग को लगाना है, ऊपर से अभ्यंग करना है। ग्रीन टी का एक भाग, और कोई भी तेल, सरसों का तेल लीजिए, या कुट्टम चुक्की आदि तेल लीजिए, या फिर मुरी बना तेल लीजिए, जो वेदना शामक तेल है, और जो उष्ण तीक्ष्ण है, या महाविषग्रह तेल लीजिए। इसको मिक्स करके और जहां पर पेन हो रहा है वहां पे लगाना है, और पेशेंट को कंबल या ब्लैंकेट डाल के ओढ़ा देना है। उससे पसीना आएगा, पसीना आने से उसको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और पसीना आने के बाद उसको डिहाइड्रेट जैसा लगेगा, प्यास लगेगी, तो गरम गरम पानी पीने के लिए देना है। जैसे चाय पीते हैं वैसे गरम गरम पानी को देना है, तो आम वात की वेदना ठीक हो जाती है। इसी तरह से सहचर का या एरंड मूल का काढ़ा करके पीने के लिए देना है, आम वात में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पेट में आंव पड़ा है, अमीबियासिस हो रहा है, और सफेद सफेद मैदा जैसा लूज मोशन हो रहा है बार बार, जिसको हम आमाती सर बोल सकते हैं, मतलब वहां पे फूड पॉइजनिंग हुआ है और बार बार आंव पड़ रहा है, तो पूरी दिन लंघन कराना है, कुछ भी खाने को नहीं देना है, और बॉयल पानी देना है, गरम गरम पानी देना है, चाय की तरह, या नींबू का उसमें थोड़ा सा नींबू रस डाल के वो पीने के लिए देना है। और आंव पड़ा है, क्रॉनिक उसको कोलाइटिस या बार बार अमीबियासिस हो रहा है, तो उसको खाने में लहसुन रखना है, अदरक, हल्दी और पुदीना, इसकी चटनी खाने के लिए देना है। और एरंड तेल से बनाया हुआ जो रोटी होता है वो रात को रोज देना है, तो इससे आंव जो होता है वो निकल जाता है, और ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर किसी को हिचकी आ रही है तो गरम गरम पानी पी के और सीधे लेट जाना है, उससे हिचकी ठीक हो जाती है। या जो मोर का पंख होता है उसको जला के और उसकी राख को मधु के साथ चाटना है, तो उससे भी हिचकी जो है वो ठीक हो जाता है। अभी आप लोग को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस है इमरजेंसीज इन आयुर्वेदा इस पे? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो मैं बोलते रहूंगा, मैं बहुत सारा चीज बोलने के लिए लाया हूँ। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी। आयुर्वेद का तो ब्यूटी है। ऐसा मॉडर्न मतलब अधिकांशतः लोगों का कंसेप्ट है कि आयुर्वेद लेट से काम करता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आयुर्वेद इमरजेंसी में भी बहुत काम करता है, और यही इमरजेंसी के लिए हमारे यहाँ पे बस्ती का व्यवधान है, रक्त मोक्षण करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं, विद्य कर्म है। तो ये सब अगर प्रैक्टिस में हम ऐड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली हम किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं। और कुछ जो घरेलू उपचार करते हैं, जैसे लूज मोशन वगैरह अगर होता है, तो लूज मोशन के लिए आम की गुठली का हमने प्रयोग करके देखा है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आम का गुठली है तो उसका पाउडर 1 चम्मच नॉर्मल पानी के साथ दे देते हैं, तो आम का जो गुठली है वो दीपन पाचन भी होता है, और कसाय रस के कारण स्तंभन का भी काम करता है। तो बहुत ही अच्छा काम करता है। उसी तरह अगर हाइपर टेंशन है, अगर बीपी किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वैसे में अगर हम लेमन का पानी देते हैं तो लेमन डायोरेटिक होता है, मूत्रल होता है। और लेमन का पानी मतलब हर आधे घंटे पे एक एक नींबू का पानी एक कप पानी में अगर डाल के देते हैं। साथ में एक मैनेजमेंट करते हैं कि हॉट फुट वॉट अगर करते हैं तो उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और अस्थमा में ये मेरा प्रयोग किया हुआ है। अस्थमा का अगर कोई अटैक आ रहा है, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्लैक कॉफी देना है। उस गर्म पानी में कॉफी लगभग 1 से 1.5 ग्राम मिला करके 1 कप पानी में दे दीजिए, उसमें कुछ भी दूध, चीनी कुछ मिश्रित नहीं डालना है। तो ये ब्रांको डायलेटर का काम करता है और तुरंत आराम मिलता है। उसी तरह महिलाओं को जो डिस्मेनोरिया होता है, पीरियड्स में पेनफुल जो पीरियड होता है, वहां पे हम अजवाइन का फांट बनाते हैं। जैसे आधा कप अजवाइन को 1 कप में डाल देते हैं, और उसमें 1 कप पानी को बॉयल करके उस कप में डाल के, और कोई भी स्टील के बर्तन से ढक देते हैं, और इसके ढक के 10 मिनट छोड़ते हैं। तब तक दूसरा काम क्या करते हैं कि थोड़ा सा घी लेते हैं, आधा 1 चम्मच, और उसमें लगभग चना के दाल के बराबर हींग को पाउडर करके उसी में थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर और उसी में मिला करके 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक मिला के उसको छान के पीजिए, तो तुरंत आराम होता है डिस्मेनोरिया में, पेनफुल पीरियड्स में।
तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रयोग हम घरेलू नुस्खा के रूप में करते हैं, घरेलू उपाय करते हैं। ये सभी आयुर्वेद का ही देन है। भले हम इसको प्रैक्टिस में करते हैं, लेकिन जहां भी देखे तो ये सब उसी तरह हम बात करें, अगर यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है किसी को, मूत्र किस्ता हो गया है, बहुत जलन हो रहा है, तो ऐसे में अगर दूध है तो दूध में क्या करना है कि दूध बॉयल करके ठंडा किया हुआ दूध है, 1 गिलास दूध लीजिए और 1 गिलास पानी लीजिए और उसको कम से कम 40 से 50 बार फेंटिए एक दूसरे में, और धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला करके दीजिए। जितना फेंटेंगे उतना ही उसमें चल गुण बढ़ता है और तुरंत मूत्र की प्रवृत्ति हो जाता है और दाह भी खत्म होता है। ये तो हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। या अगर किसी महिला को हो रहा है तो भीमसेनी कपूर मात्र चना के दाल के बराबर उसके वेजाइना में प्लेस करिए, इमीडिएट पेशाब होता है। अवगाहन करा दीजिए, उससे भी होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में जो हम लोग अपने प्रैक्टिस में यूज भी करते हैं। तो यही तो है आयुर्वेद की ब्यूटी। जी सर। किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई कुछ बोलना चाहते हैं इमरजेंसीज में आप लोगों ने क्या किया है? तो मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ हाँ सर। सर, अभय सर बताइए सर। सर इमरजेंसी में हाइपरटेंशन में प्रता जोशी सर थे, वो ब्लड निकाल लेते थे 100 ml, अच्छा। और तुरंत इसमें होता था, और लूज मोशन में गैरी को दिया, 1 घंटे में लूज मोशन रुक जाता है, शुद्ध गैरी। अच्छा। बाजरी की भाकरी भी दिया तो भी रुकता है, उसको 2-3 घंटा लगता है, उसमें भी होता है लूज मोशन में, घी लगा के। जी। लूज मोशन में जायफल भी सर बहुत अच्छा काम करता है। जायफल, एक जायफल का पूरा पाउडर करके और दे दीजिए, तो पेट में अगर क्रैम्पिंग हो रहा है, दर्द भी रुक जाता है और मतलब लूज मोशन भी रुक जाता है। शुंठी भी चलेगा ना सर उसके साथ? हाँ, शुंठी भी चलेगा। जी, मैं और भी बताता हूँ। तो अगर किसी को ना बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, यूरिन करने में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, और अभी आज के जमाने में, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही है, जहाँ पे नागपुर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना है कि वासा और चंदन को पीस के और उसको पानी में डाल के पी लेना है। वासा और चंदन, तुरंत ही यूरिन में जो जलन हो रहा है वो ठीक हो जाता है। जैसे धनिया का जो बीज है उसको कूट के और 1 कप पानी में डाल के भिगो के रखना है, और वो थोड़ी देर के बाद वो चबा चबा के खा लेना है और वो पानी भी पी लेना है। तो केवल धनिया का पानी जो है, जिसको हम हिम कल्पना बोलते हैं, उससे भी यूरिन में जो जलन हो रही है वो ठीक हो जाता है। इसी वजह से किसी को पागलपन का दौरा आ रहा है, तो उसमें वचा, फिर जो अजवाइन होता है, और धूप होता है, और जो शतपुष्पा होती है, उसका धुआं लगा के, जैसे जो गोबर का उपले होता है उसमें डाल के थोड़ा जला के, और उसका धुआं घर में लगाना है। धुआं सब जगह होता है। और दूसरा क्या है कि दही और चावल को उसके सिर पे ऐसे घुमाना है, और पीठ ना दिखाना है, उसके पीछे पीछे जाना है, उसको बोलना है आप आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे, और पीछे नहीं देखना है। ऐसे जब करते हैं, और ये करते करते नदी के पास जाना है, और नदी के पास उसको रख देना है, तो जो आगंतुक उन्माद है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और दूसरा क्या है कि उसको मारपीट नहीं करना है, जो भी उन्मादी पेशेंट है। लेकिन ये एक तरह से जो पूजा रहती है ना, इससे क्या होता है कि जो आगंतुज बाह्य कारण से जो उन्माद हुआ है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी नदी के किनारे जाके छोड़ देते हैं, तो निकल जाता है। इस तरह से किसी को बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है, तो कारण हमें सोचना चाहिए कि उल्टी क्यों हो रहा है, अजीर्ण की वजह से हो रहा है क्या, या फिर उसको अपेंडिसाइटिस की वजह से हो रहा है क्या। तो अगर बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है तो हमें सोनोग्राफी तो करना ही है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नमक वाला पानी देके उसको पिला के और उल्टी करा देना है, तो पित्त वगैरह होगा वो निकल जाएगा, और उसका उल्टी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोष निकलना चाहते हमने उसको निकाल दिया। हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा। और जागरण अगर हो रहा है या बॉडी में हीट बढ़ने की वजह से उल्टी हो रहा है, तो चीनी वाला पानी देना है, शरबत, उससे ठीक हो जाता है। जो गैरिक होता है उसका टुकड़ा चूसने के लिए देना है। और जब भूख लगे तो उसको जो खील होता है, जो हम दिवाली में लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, जिसको हम लाहिया बोलते हैं मराठी में, वो खाने के लिए देना है। और आम का और जामुन के पत्ते, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, उसको चबाने के लिए देना है। अगर उल्टी में खून आ रहा है तो जो ये जो पेठा का मिठाई होता है वो खाने के लिए देना है, या लाल भोपला जो होता है, लाल लौकी जिससे पेठा बनता है, उसका रस निकाल के चीनी के साथ मिक्स करके पीने के लिए देना है।
या गैरिक का पाउडर को घी में मिक्स करके या घी में भून के और दूध और घी के साथ खाने के लिए देना है, या दुर्वा का रस बना के देना है तो खून आना बंद हो जाएगा, या वासा का स्वरस देना है उससे खून आना बंद हो जाएगा, या चंदन का जो घिस के हम भगवान पे लगाते हैं वैसे चंदन को घिस के और वो पानी में डाल के वो पीने के लिए दें तो उल्टी में जो खून आ रहा है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी को एलर्जिक कंडीशन है और अर्टिकेरिया हो रहा है, शीत पित्त जैसे तकलीफ हो रही है, तो क्या करना है कि जो काली मिर्च होता है उसको पीस के घी में थोड़ा भून के और जहां जहां खुजली आ रही है वहां पे घी के साथ मिक्स करके और लगा देना है, घसना है, पूरा उद्वर्तन करना है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर रेड रेड बहुत हो रहा है, फोड़े फोड़े आ रहे हैं और चकत्ते चकत्ते निकल रहे हैं, तो चंदन को पीस के, जैसे हम भगवान को पीस के लगाते हैं वैसे चंदन को पीस के पानी में और उसको पूरी तरह से पूरा लेप लगाना है, तो इससे एलर्जी कंडीशन में बहुत अच्छा इमरजेंसी में फायदा होता है। बाद में आप विरेचन कराइए, वमन कराइए और शीत पित्त की चिकित्सा दीजिए। इसी तरह से किसी का कान दुख रहा है तो सरसों का तेल लेना है। महाराष्ट्र में लोग हैं जो जहां सरसों का तेल नहीं मिलता है वहां पे गोड़े तेल मिलता है, तो सरसों का तेल या गोड़े तेल लेना है और लहसुन को कूट के उसको बॉईल करना है, थोड़ा सा कोश न रह जाए, उसको ठंडा होने के बाद कान में 4 से 5 ड्रॉप डालना है, तो कान दुखना तुरंत ठीक हो जाता है। और 5 मिनट के बाद हम निकाल सकते हैं या कॉटन डाल के रख सकते हैं। ऐसे दिन में 3-4 बार अगर करें तो कान दुखना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन वहां पे अगर पानी आ रहा है, पस आ रहा है, तब ये तेल नहीं डालना है, नहीं तो वो और ज्यादा फैल जाएगा। उसमें हमें सूक्ष्म त्रिफला एकेटी देना पड़ेगा, अमृता गोकुल, कैशोर त्रिफला गोकुल, क्योंकि अगर ओटाइटिस मीडिया है और पानी आ रहा है, नहाते टाइम या स्विमिंग करते टाइम कान में पानी घुस गया और इन्फेक्शन हो गया और कान दुख रहा है और पानी आ रहा है, पस आ रहा है, वहां पे तेल नहीं डालना है। उसका भी नियम होता है, हर चीज का नियम होता है। इस तरह से कान बह रहा है तो क्या करना है कि कहीं ना कहीं कान में इंजरी हो गई है, तो उसमें कॉटन हमेशा रखना है, वह धूप से और हवा से बचाएगा, इन्फेक्शन फैलने नहीं देगा। कान बह रहा है तो हमें यह देखना है कि टॉन्सिलाइटिस तो नहीं हुआ है या सड़ा हुआ टॉन्सिल तो नहीं हुआ है, तो जो एक्सपर्ट है ईएनटी सर्जन उनको दिखाना चाहिए। और आयुर्वेद के हिसाब से टॉन्सिल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो क्या करना है कि गर्म पानी में नमक डाल के और हल्दी डाल के और गार्गलिंग करना है, उससे फायदा होता है। टॉन्सिलाइटिस की भी अच्छी दवाई तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी है, गंधक रसायन, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये सब दवाइयां हैं। लेकिन एक बार ईएनटी सर्जन का हमें सजेशन लेना चाहिए कि वो कितना उसका व्याप्ति है, कितना बढ़ गया है, कितना नहीं है। तो टॉन्सिलेक्टोमी करने से आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन हमें डॉक्टर का, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट लेके रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट से और अच्छे से पता चलता है। अगर किसी को कमर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, तो उसमें इमरजेंसी में हम लोग सिंहनाथ गोकुल, लाक्षा गोकुल, कोक्षरादी गोकुल 3-3 गोली सुबह शाम दे। और जहां पर पेन हो रहा है वहां पे महाराष्ट्र में लेप गोली मिलता है, लेप गोली का गरम वो लेके महानारायण तेल में थोड़ा गरम करके और लेप लगा देना है और उसके ऊपर कपड़ा बांध देना है, तो और लेप जो है वो गीला गीला लगना चाहिए। इतना बढ़िया फायदा होता है, 1 से 2 घंटे में कमर दर्द, घुटना दर्द ठीक होता है। बाद में आप जो ट्रीटमेंट करना है वो करें, लेकिन ये इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है। किसी को इमरजेंसी में खुजली आ रही है बहुत ज्यादा, तो उसका हमें पूछना चाहिए कि उसने नमक ज्यादा खाया है क्या, खट्टी चीजें टोमेटो सॉस वगैरह खाया है क्या, तीखा खाया है क्या, बहुत मीठा चीज खा रहे हैं क्या, तो वो बंद कर देना है। और तुलसी का रस लेना है, तुलसी हर जगह मिलती है भारत में, तुलसी का रस निकाल के और उसको रगड़ना है, उससे तुरंत ही वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो काली मिर्च है उसको घी में ऐसे मिक्स करके काली मिर्च और घी को लगा देना है, उससे खुजली तुरंत ही ठीक हो जाती है, क्योंकि कंडू जो है वो कफ के वजह से होता है। और हमने काली मिर्च और घी में ऐसे लगा दिया, घी जो है वो तो त्रिदोष शामक है, स्किन को भी अच्छा करती है, और काली मिर्च है वो वहां पे स्थानिक क्लेद को कम करती है, भ्राजक पित्त को अच्छा करती है और कफ का शमन करती है, इसलिए वो बहुत अच्छा काम करता है। और तुलसी जो है वो कंडुग्न गण में बताई गई है, तुलसी जो है सुरसादी गण में भी बताई है, वो विषग्न भी है, अगध द्रव्य भी है, इसलिए कोई ना कोई विष है निज दोष या आगंतुक की वजह से, इसलिए कंडू में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर किसी को खांसी आ रही है और वो खांसी रुक ही नहीं रही है, इमरजेंसी की कंडीशन है और उसमें बहुत ज्यादा कफ भी निकल रहा है, तो क्या करना है इमरजेंसी में, तो कपूर, लवंग, जो अनार का जो छाल होता है, अनार के फल का छाल होता है, और जो बबूल का छाल होता है, ये सब पीस के पाउडर करके और ये मुंह में रखना है। कपूर, लवंग, दाड़िम का छाल और बबूल का छाल मुंह में रखना है और चूसना है,
धीरे धीरे वो जैसे जैसे सलाइवा के साथ जाएगा खांसी ठीक हो जाएगा। और दूसरा है नमक हल्दी और गर्म पानी का गार्गलिंग करना है। एक टाइम पूरा लंघन करना है, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट लंघन कर दिया, कुछ नहीं खाया, भूख लगने पे दोपहर को खाया, या दोपहर का खाना लंच को स्किप कर दिया, शाम को खाया, या रात का स्किप किया। एक टाइम पूरा पूरा लंघन करना है। जिसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उसको गरम गरम पानी पीना चाहिए खांसी के टाइम पे। और कफ का बहुत तकलीफ हो रहा है तो नमक और पानी डाल के पूरा पिला दे, आकंठ प्राशन करके उंगली डाल के उल्टी करा दे, कफ निकल जाएगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा। अगर कफ बहुत सूखा है, मतलब खांसी जो है वो सूखा खांसी आ रहा है, तो यष्टि मधु, मनुका और मिश्री, इसको चबा चबा के चूसना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और थोड़ा सा घी भी चूस लेना है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो भी मैं बता रहा हूँ, इसका मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर करूंगा। आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि हर बार जरूरी नहीं कि इमरजेंसी में आईसीयू में जाके पैसे हम लोग खर्च करें। जितना हम लोग घरेलू उपाय करके पेशेंट को हम ठीक कर देते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। किसी तरह से अगर किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, लूज मोशन हो रहा है, तो पेशेंट को क्या करना है कि अजवाइन, हींग, कोरा कॉफी जो होता है, बिना दूध वाला कॉफी, और जो भल्लातक का तेल का एक ड्रॉप डालना है, और तक्र में डालना है, और उसमें थोड़ा सा कुटज का जो पत्ते का जो चूर्ण है वो डालना है, वो डाल के पिलाना है, और पूरा लंघन कराना है। तो उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस और लूज मोशन ठीक हो जाता है। मेरे एक पेशेंट है, उनको कोई बीमारी हो गया था कि उनके पूरे बॉडी में हीट होता था, वो घर से भी बाहर निकलती थी तो पूरा बॉडी में ऐसे पूरा कलर चेंज हो जाता था। और उनको मतलब स्पाइनल कॉर्ड में भी एक गांठ थी। तो मैंने सब दवाई दिया, नस्य किया, अस्थि मज्जा पाचक दिया, कांचनार गोकुल दिया, मांस पाचक, मेदो पाचक सब किया, लेकिन उनका एक ही चीज ठीक नहीं हो रहा था कि बॉडी में हीट कम नहीं हो रहा था। तो वो एक छोटा सा फैन लेके, बैटरी वाला फैन लेके वो हर समय चलती थी। कहीं पर भी गए मीटिंग में तो वो छोटा सा फैन लगा दिया, कार में जा रही है एसी चल रहा है तब भी गर्म लग रहा है तो वो फैन लगा दिया। बहुत परेशान थी। तो फिर उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि मैं क्या करूं। तो मैंने उनको कहा कि आप एक दिन पूरे 24 घंटे में एक ही बार खाना खाइए, जिससे क्या होगा, आम का पचन हो जाएगा। और ये साम पित्त के लक्षण है। उन्होंने ऐसे ही किया। वो अभी 1.5 महीने से यही काम कर रही हैं कि दिन में एक ही टाइम खाती हैं, जब भूख लगती है तभी खाती हैं, उसके टाइम पे पूरा टाइम स्किप करती हैं। वो आज मुझे फोन करके खुद बोली कि आपने क्या इलाज किया कि मैं 100% ठीक हो गई, मेरा हीट वीट सब कम हो गया। मैंने उनको दो ऑप्शन दिया था, या तो वमन विरेचन करिए, नहीं तो लंघन करिए। तो उन्होंने वमन विरेचन से उनको डर लग रहा था, उन घी पी के और ये वमन करना, उनके दिमाग में कोलेस्ट्रॉल का थियरी है। तो उन्होंने वमन नहीं किया, विरेचन नहीं किया, केवल लंघन किया। लंघन करने से साम पित्त पूरी तरह से पच गया, और उनको इतना अच्छा लग रहा है। और उन्होंने फोटो भी भेजा, मैं भेजूंगा। उनका पूरा हीट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब सामपित्त कितना तकलीफ देता है, ये भी एक चिकित्सा होती है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। आप लोग का कोई और एक्सपीरियंस है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, कंचन मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। बहुत अच्छा बताया सर आपने। मैं थोड़ा ऐड करती हूँ। जैसे शीशम के पत्ते होते हैं ना, या दुर्वा स्वरस भी हम निकाल के दे सकते हैं। शीशम के पत्तों का स्वरस हम जैसे बहुत ज्यादा पीरियड्स का में ब्लीडिंग हो रहा है या फिर मूत्रगत ब्लीडिंग भी हो रहा है ना, तो हम इसे दे सकते हैं सर। बहुत अच्छे से इसका फायदा होता है। जैसे 1 या 2 दिन में ही काफी हद तक उसका ब्लीडिंग रुक जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। कभी कभी इसे हमें 3 से 4 दिन भी पिलाना पड़ता है, पर काफी अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। जैसे बहुत बार घर से पेशेंट का फोन आता है और उसके पास मेडिसिन कुछ भी नहीं है और उसमें कफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं हनी और अदरक का स्वरस मिक्स करके पिलाने के लिए बोलती हूँ। और बहुत बार जैसे ये कैस्टर ऑयल का बिच्छू हम अगर नाभि में रखे तो भी पेट में जो पेन हो रहा है उसमें भी बहुत अच्छे से फायदा होता है। बहुत बार नोज ब्लॉक हो जाता है, उसमें हम स्टीम अगर लेते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से फायदा दिखता है। जैसे कि मूत्रदाह के लिए हम बड़ी सौंफ और धनिया और उसमें मिश्री मिला के अगर हम दे तो काफी अच्छे से पेशेंट को हम मतलब एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स के लिए मैनेज कर सकते हैं। वो जब आता है हमारे पास तो हम उसमें काफी मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं। पर ये घरेलू उपाय या फिर हम इसे बोलेंगे एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें बहुत अच्छे से फायदा देती है। बहुत बार हम जैसे लवंग है
या फिर काली मिर्च है, इसको तवे पे डाल के उसकी भी अगर धुनी लेने बोले उनको, मतलब वो जो भाप रहती है वो लेने बोले, तो भी वो नेजल कंजेशन के प्रॉब्लम में फायदा होता है। बहुत बार पेशेंट हेडेक की कंप्लेंट लेके आता है, तो हम हल्का सा मसाज भी करा दे, तो मसाज से क्या होता है कि हमारे शरीर के जो मर्म होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं और उसमें बहुत अच्छे से फायदा दिखता है। बहुत सारी चीजें हैं सर कि हम इमरजेंसी में अच्छे से कर सकते हैं, और पेशेंट को एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिलीफ, या कभी कभी तो हमें होता है कि इन्हीं चीजों से बहुत अच्छे से फायदा मिल जाता है। हिंगास्टिक चूर्ण भी बहुत अच्छे से फायदा करता है। बहुत ज्यादा अगर पेट दर्द हो रहा है तो उसमें घी में मिला के उसको चाटन करके दे दे तो उसमें बहुत अच्छे से फायदा होता है। अजवाइन अगर घर पे है, हिंगास्टिक चूर्ण नहीं है, तो अजवाइन का भी हम पाउडर बना के उसको लेने के लिए बोल सकते हैं। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने मैम। और अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर। सर मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे स्टोमेकिक का जो केस होता है, जीभ में छाले आ जाते हैं, उसमें 1 कप पानी में भीमसेनी कपूर डाल करके उसको अगर गंडूस करते हैं तो थोड़ा सा जलन होता है, लेकिन तुरंत आराम मिलता है उसमें। या नारियल का गिरी को चबा के खाना, या फिर स्फटिक भस्म को थोड़ा सा पानी में डाल करके उसका गंडूस करने से बहुत ही अच्छा मुंह में जो छाले आ जाता है उसमें आराम मिलता है। और ड्राई कफ में नारायण तेल या महानारायण तेल का नमक मिला करके लेने से ड्राई कफ में बहुत आराम मिलता है तुरंत ही। कभी कभी तो एक ही डोज में आराम मिल जाता है। जैसे इसको बहुत कुछ लोग होते हैं जो रात में खांसी ज्यादा आ रही है, कफ नहीं निकल रहा है, वैसे में नारायण तेल 1 से 2 चम्मच, उसमें 2 चुटकी थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पिला दीजिए, ऊपर ऊपर से सुखोष्ण पानी दे दीजिए, तो हो सकता है कि एक ही डोज में उसको फिर दोबारा नहीं आता है। और नाक से खून आना अभी गर्मी के मौसम में बहुत कॉमन है। अभी 2 पेशेंट मैंने ट्रीट किया है, तो इसमें हम घरेलू नुस्खा के रूप में हम पीपल के पत्र का स्वरस भी डालते हैं, उससे भी अरेस्ट हो जाता है ब्लीडिंग। दूर्वा स्वरस भी डालते हैं, या फ्रिज का ठंडा पानी है तो वो भी 2-2 ड्रॉप डाल देते हैं, और प्रवाल और गुलकंद को मिला के देते हैं, तो फिर दोबारा होता नहीं है। और कंटिन्यू उसमें अगर हम नाक में गौघृत का डालते रहे तो। और एक कहीं पे अगर घर में किसी गर्म धातु से जल उल जाता है, तो वहां पे हम चूना का अगर लगा देते हैं ना, तो फोड़ा भी नहीं होता है और जलन में तुरंत आराम मिल जाता है। या फिर एलोवेरा का जेल है, एलोवेरा का पत्ता है, उसका जेल निकाल के लगा दिए, या मदार का पत्ता है उसको गर्म करके रस निकाल के लगा देते हैं, या घृत लगा देते हैं, तो ये सब काम आता है। जी सर। बहुत अच्छा बताया सर आपने। तो अभी सेशन बंद करते हैं, इसी का पार्ट 2, 3, 4 हम लोग कल परसों करते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत टॉपिक है, एक ही दिन सब नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, थोड़ा थोड़ा करते हैं। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू।